मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हमारे जो संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे थे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने वोट डालने का अधिकार देता है किसको? भारत का संविधान किसको वोट डालने का अधिकार देता है? तो भारत का जो संविधान है वो हम देखें तो वयस्क नागरिकों को, सभी पुरुष नागरिकों को नहीं, सिर्फ ऐसे पुरुष नागरिक और ऐसे महिला नागरिक जो क्या हो, वयस्क हो। वयस्क हो, वयस्क का मतलब है 18 वर्ष। जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो वो ही सिर्फ मतदान कर सकता है। तो हमारे संविधान में मतदान करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 326 में। पहले ये आयु 21 वर्ष हुआ करती। कितने वर्ष होती थी? 21 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, भारत का नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई है वो मतदान कर सकता है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी और 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और इसमें इस आयु को घटाकर कर दिया गया 18। कौन सी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। तो समझे कि हमारे संविधान में मतदान करने का अधिकार किसको दिया गया? सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें ही अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 326 के अनुसार दिया गया है। वयस्क का मतलब है यहाँ 18 वर्ष जिसको पूरी हो गई हो। पहले ये अधिकार है जो 21 वर्ष से शुरू होता था, लेकिन 60वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी से, और उसके बाद इस आयु को घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 वर्ष कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध, निवारक निरोध है ये, से संरक्षण का उल्लेख है? मतलब हमारे संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, या किसी व्यक्ति ने, तब किसी ने क्राइम कर दिया है, अपराध कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करना हो। किसी ने अपराध नहीं किया है लेकिन अपराध किए जाने की संभावना है तो उसे एक जगह रोक देना, उसे घेर कर रख लेना, उसे क्या बोलते हैं? निवारक निरोध, ताकि वो अपराध ना कर पाए। तो इसके संबंध में कहां पर प्रावधान किया? तो हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 22, याद रखना अनुच्छेद 22 में बात करता है 24 घंटे, ऐसे याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 22 किसकी बात करता है? 24 घंटे। मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा तो उसे पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करेगी। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया और अपने पास ही रख, मतलब 24 घंटे। अब होता क्या है कि हमारे संविधान का जो भाग 2 है, मौलिक अधिकारों का भाग 2 यानी पार्ट 2 है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक है। और ये किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का हनन ही हो रहा है गिरफ्तारी में। तो मतलब गिरफ्तार करने का भी एक तरीका है, और गिरफ्तारी का तरीका क्या होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ समझ। तो ये हम देखें गिरफ्तारी और निवारक निरोध के बारे में, कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगा तो डीडी बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी। उसमें बता रखा है कि किस तरह से पुलिस अधिकारी पहले अपना परिचय देगा, उसके बाद में गिरफ्तारी का कारण बताएगा, फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे निकटतम के अंदर अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा, मतलब उसका जो मजिस्ट्रेट होगा उस थाना क्षेत्र का, उसके सामने पेश किया जाएगा। जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है
उसे अपने वकील करने की और उस वकील से मिलने की उसे अधिकार होगा। अगर उसे निवारक निरोध में रखा गया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होगी। तो कहने का मतलब है गिरफ्तारी से संबंधित और निवारक निरोध से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों के पार्ट 2 जो अनुच्छेद 19 से 22 है उसमें है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। ए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया कब? कब पारित किया? ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई। वो प्राइवेट कंपनी थी, बिजनेस करने वालों। वो भारत में आई। भारत में उन्होंने धीरे धीरे युद्ध लड़ना शुरू किया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। बाद में उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा कंपनी में बढ़ा तो इन्होंने ब्रिटेन की संसद से लोन मांगा। अब ब्रिटेन की संसद से लोन मांगा तो ये बात चर्चा में उठी, इसके कर्मचारी और अधिकारी तो इतना अमीर है और कंपनी इतनी कंगाल कैसे हो गई कि उसे लोन लेना पड़ रहा है। तो जैसे ही संसद को लोन मांगा तो संसद को मौका मिल गया उसे रेगुलेट करने का, उसे कंट्रोल करने का। और यहीं से ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया। वो कब था? 1773। उस रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773। तो हम जब एक्ट की प्रक्रिया पढ़ना शुरू करते हैं कि ब्रिटिश काल में किस किस तरह के एक्ट आए थे तो उनकी शुरुआत हम 1773 से ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम। संविधान के अनुसार भारत में राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए यहां पर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे संसद है केंद्र में और संसद में क्या है? एक राज्यसभा है और एक क्या है? लोकसभा है। इसी तरह से राज्य में एक होती है विधान परिषद। सभी राज्यों में नहीं होती है। और दूसरी है विधानसभा, ये सभी राज्यों में होती है। तो पूछा गया है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितना? विधानसभा का कार्यकाल कितना? तो याद रखिएगा जैसे लोकसभा का कार्यकाल है वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल है। कितना है? 5 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष के लिए ही यहां पर चुनाव होते हैं। इससे संबंधित एक हिस्ट्री है छोटी सी। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और उसमें इस विधानसभा का कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष। कितना कर दिया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और उसमें 6 वर्ष को वापिस कर दिया। तो अब फिलहाल कितना है? 5 वर्ष है। तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर है? एक बार कार्यकाल विधानसभा का बढ़ाया गया था, वापिस घटा दिया गया 44वें द्वारा और अब फिलहाल लोकसभा के समान 5 वर्ष काल। अब देखें अगला कार्यकाल, अगला देखते हैं क्वेश्चन। लोकसभा में पहली बार विधिवत गठन लोकसभा का कब हुआ? तो देखिए हमारा संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान तो लागू हो गया लेकिन संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार नहीं बन सकी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज संविधान लागू हो आज ही चुनाव करा लिए जाएं, वो भी 1950 में। आज ही चुनाव करा दिए जाएं और आज ही सरकार बन जाए तो आज भी संभव नहीं है। तो उस समय क्या किया गया? जो अंतरिम सरकार थी वही काम करती, अंतरिम सरकार ही सरकार का काम करती। बाद में 1951-52 में यानी 51 के लास्ट और 52 के शुरुआत में आम चुनाव होते हैं। जहां भी आम चुनाव वर्ड आ जाए इसका मतलब है लोकसभा के चुनाव। किसके होते हैं? लोकसभा के चुनाव। अब लोकसभा के चुनाव हो गए और चुनाव होने के बाद में 1952 में लोकसभा
और राज्यसभा का गठन होता है और उसकी बाद में संयुक्त बैठक होती है। तो इससे हम समझते हैं कि मतलब बैठक होती है, सत्र चलता है। तो राज्यसभा का जो गठन होता है वो 3 अप्रैल को होता है 1952। 3 अप्रैल को 1952 में होता है और लोकसभा है उसका गठन होता है 17 अप्रैल को 19, यानी 3 अप्रैल को तो राज्यसभा गठित हो जाती है और 17 अप्रैल को गठित हो जाती है लोकसभा। गठित तो हो जाती हैं, लेकिन इनकी पहली बैठक होती है 13 मई को। क्लियर है? 3 अप्रैल को राज्यसभा गठित हो जाती है और 17 अप्रैल को लोकसभा गठित हो जाती है और दोनों का सत्र होता है, यानी दोनों की पहली बैठक होती है 13 मई। अब राज्यसभा क्योंकि स्थायी सदन है, तो इसके चुनाव कैसे होते हैं? हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 चुन लिए। फिर अगले 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं, 1/3 चुन लिए जाते हैं। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, कभी भी पूरी तरह से हटते नहीं है इसके सदस्य। मतलब 2/3 बने रहेंगे, 1/3 रिटायर होंगे तो उतने ही चुन लिए जाएंगे, तो फिर पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखें, इसके पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में चुनाव हुए। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। क्लियर है? आगे देखें हम। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? कितने मौलिक कर्तव्य शामिल? ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में नहीं। इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पहली बार कब जोड़े गए? 42वें संविधान तो 76। होता क्या है कि देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया जाता है इंदिरा गांधी। अब जनता को कर्तव्य याद दिलाने के लिए समिति गठित की जाती है, स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति है जो 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश करती है। 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन सरकार है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल कर देती है। अब उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया, 11 हो जाते हैं। अब ये वाद योग्य नहीं है, मतलब अगर आज नागरिक इन्हें नहीं माने तो सरकार इसके लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकती। तो अब बात करें कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पहली बात, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। समिति ने सिफारिश की थी 8 की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें जोड़ा गया 11। अब क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 0, कोई नहीं था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? कितने जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। कहने का मतलब है मौलिक कर्तव्य किसमें शामिल हैं? कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान में कितने? 11 हैं। मूल संविधान में कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 ए क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 51 ए क्या प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा, जो हमने अभी पढ़ा 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये संविधान के भाग 4 ए में जोड़े गए और अनुच्छेद था 51, यानी भाग 4 में एक भाग जोड़ दिया, भाग 4 ए, और अनुच्छेद कौन सा शामिल किया? 51 ए। और उसी में सारे क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो सारे क्या दिए हैं 51 ए में?
मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। थोड़ा सा अब हम इसे समझते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11 दिए। टोटल कितने दिए गए हैं? 11 दिए हैं। तो 51 एक ए, 51 एक बी, 51 एक सी, इस तरह से करके के तक यानी 11 हो जाएंगे। वहां तक ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कई बार इनको क्रम से पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। खास करके शुरुआती 4 हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हम समझें। 51 ए का पार्ट ए, संविधान का पालन करना है। संविधान का पालन किस तरह से करना है? इसके आदर्श, जो इसकी संस्थान हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, तो जो इसके संस्थान हैं उनका सम्मान करना है। राष्ट्र का जो ध्वज है, राष्ट्र का जो गान है, उसका सम्मान करना है। ये पहले में दिया गया है। उसके बाद बी में दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान। यानी हमारा संविधान किसका परिणाम है? स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर हमारा संविधान बना है। तो उन राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य हैं उनका हम सम्मान करें। में दे रखा है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी हम लोग देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। अगला दे रखा है डी, देश की रक्षा करना, हम देश की रक्षा करें। अगला दे रखा है ई, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना। सद्भाव और भाईचारा हम बढ़ाएं एक दूसरे में, ऐसा ना हो कि मारपीट करें। अगला है एफ, हमारी मिश्रित संस्कृति की विरासत की संरक्षण करना। तो देखिए हमारी संस्कृति है जो कैसी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे हमारे विचार हैं, बहुत सारी हमारी संस्कृतियां हैं। उन सबको मिलाकर हम एक दूसरे का सम्मान करें, वो कि एक दूसरे का हम विरोध करें। उसके बाद में आता है जी, यहां दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। महत्वपूर्ण चीज समझिए, नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 ए, दोनों में पर्यावरण की बात करता है। अगर सिर्फ पर्यावरण शब्द है तो वो 48 ए, अनुच्छेद 48 ए या 48 के हम बोल सकते हैं, उसमें निर्देश दिया गया है कि सरकार है, जो राज्य है, वो पर्यावरण की रक्षा करे। लेकिन अगर शब्द आ जाए प्राकृतिक पर्यावरण तो समझ जाइएगा ये नीति निदेशक तत्व नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर सिर्फ पर्यावरण शब्द है तो वो अनुच्छेद 48 ए है, और अगर वो प्राकृतिक पर्यावरण शब्द है तो इसका मतलब है वो अनुच्छेद 1 जी है, 51 ए जी है। क्लियर है? आगे एच, अगला पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। में कैसा विकास करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद आता है आई, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है जनता की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, उसकी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि उसमें हम तोड़फोड़ करें, हिंसा की वजह से तोड़फोड़ करें। तो हिंसा से हम कैसे रहें? दूर रहें। अगला है जे, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें। उत्कृष्टता मतलब आगे बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए। बेहतर किस स्तर पर? व्यक्तिगत, हम खुद के स्तर पर भी बेहतर करने का प्रयास करें और हम सामूहिक स्तर पर भी बेहतर करने का प्रयास। यानी कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, अकेला दे रहा है तो अकेला प्रयास करें। अगर पूरा समूह साथ में है, वो तैयार करें। समूह बनाकर किसी क्षेत्र का विकास करना है, सामूहिक रूप से श्रेष्ठता के लिए प्रयास हो गया, वो कर सकता है। और बाद में जोड़ा गया ये अंतिम के, और इसमें जोड़ा गया कि 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर माता पिता यानी भावक प्रदान। तरह से ये 11 मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख? एकता और अखंडता का उल्लेख। अभी हमने पढ़ा कि पहले वाले में क्या दिया था? फर्स्ट में दिया गया था
यानी कि संविधान की जो संस्थान है उनकी। दूसरे में क्या दिया गया था? उसमें कहा गया था कि जो स्वतंत्रता के आदर्श हैं उनकी रक्षा करें। और तीसरे में राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये वही एकता और अखंडता है किसमें? 51A सी में। अगले ही क्वेश्चन में ये चीजें पूछ ली गई हैं। तो क्लियर है? यहाँ पर संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किसमें किया गया है? 51A सी में, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। प्रस्तावना के अनुसार भारत हमारा कैसा देश है? प्रस्तावना में दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ कुलीन तंत्र नहीं है। कुलीन तंत्र का मतलब है एक कुल चला आ रहा है, वो शासन कर रहा है, नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा, हमारे यहाँ धर्म की भी वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का प्रतिनिधि है वो शासन कर रहा है। ना हमारे यहाँ उदारवादी है। हमारे यहाँ कैसा दिया गया है? गणराज्य दिया है। उदारवादी विचारधारा है हमारे देश की। प्रस्तावना में इसका कोई जिक्र नहीं है। प्रस्तावना में क्या दिया गया है? शब्द है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ क्या है? गणराज्य शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? समझिएगा, महत्वपूर्ण। हमारा जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। 2 वर्ष अगले बार, फिर उसके बाद में 1/3 सदस्य आते हैं, फिर 2 वर्ष बाद। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2020 है, यहाँ 2022 है, 2024 है और ये 2026 है। तो देखिए यहां पर 1/3 रिटायर्ड हुए और नए आ गए। तो यहां पर आए उनको हमने नाम दे दिया, नए आए उनको ए। ये ए 2 साल यहां हो जाएंगे, 4 साल यहां हो जाएंगे, 6 साल यहां हो जाएंगे, यहां रिटायर हो जाएंगे 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। अब जो यहां आए 1/3 उनको हम बी नाम दे दें, तो ये 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2028 में रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से करके 6-6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, राज्यसभा का कार्यकाल कितना? और पहला ऑप्शन मिलता है 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है। उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। हमसे यहाँ राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूछा है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा होता तो वो 6 वर्ष नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? तो हमारे यहां धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता। और ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दी गई। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बारे में हम थोड़ा देखें। अनुच्छेद 25 में दिया गया है हमें अपना धर्म को अंतर आत्मा से मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके हिसाब से आचरण कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म अपना रहे हैं तो हम पूजा पाठ कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म हमारा है तो हम नमाज अदा कर सकते हैं। सिख हैं तो हम गुरुद्वारा जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमारी अंतरात्मा से हमने जो धर्म माना है उसके अनुसार हम आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 25 में। अब आता है अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 26 बोलता है कि हम धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता रखते हैं। कि हमारे धर्म से संबंधित जो मामले हैं
उनका मैनेजमेंट, जैसे आप लोगों ने गुरुद्वारा कमेटी सुना, लंगर चलता है, तो वो क्या है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगला है 27, उसमें कहा गया है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लगाए जा सकते, टैक्स नहीं लगाए जा सकते। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला कि इस विशेष धर्म का विकास हमें करना है और सभी जनता पर टैक्स लगाया जाए, नहीं लगा सकते। तो धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता, जैसे पहले जमाने में जजिया, अब नहीं लगाए जा सकते। तो अब क्या हो सकता है? शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क का मतलब समझिए, सपोज कीजिए कोई आदमी मंदिर गए आप, और मंदिर में आपने चप्पल जूते बाहर उतारे, और वहां पर चप्पल जूते की सुरक्षा के लिए आपसे एक सहयोग राशि ली गई, शुल्क लिया गया 5 रुपए। तो अब वो किससे लिया गया है? जो वहां आया है सिर्फ उसी, ऐसा नहीं है कि जो घर बैठा है उससे भी ले लिया। तो मतलब आपको कोई सुविधा दी तो उसके बदले में शुल्क हो सकता है। जैसे मंदिर की तरफ से कोई धर्मशाला है और धर्मशाला में आप ठहरे, तो आपको शुल्क देना पड़ सकता है। वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क है। लेकिन सभी जनता पर कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जा। अगला है 28, कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा नहीं दी जा सकती। कौन से संस्थानों में? सिंपल सा समझिए, जिनमें किसी भी रूप में जनता का धन लगा हो, मतलब सरकारी धन लगा हो। तो जन सरकार ने उस संस्था को पैसा दिया हो, या सरकारी जमीन पर बनी हो, या सरकार ने जमीन खरीदते समय छूट दी हो, या वो सरकारी संस्था हो, सरकारी स्कूल हो, तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो हमारे क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार वो कौन से में दिया गया है? अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अगर हम वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 25 से 28 के दायरे में बस एक 26 ही आता है, वो इसका आंसर होता है। आगे क्वेश्चन देखें अगला, भारतीय संविधान के राज्य कितने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस? तो भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थापना दिवस 1 नवंबर के तौर पर मनाई जाती है? कहने का मतलब है उनका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर को अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे 8 राज्य, 8 राज्य हैं, उनको हम देख लें थोड़ा अभी। सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, तो सबसे ज्यादा राज्य तो उसी दौरान अस्तित्व में आए थे, नए राज्य जिनका वर्तमान स्वरूप है। तो 1956 में देखें, ये 5 राज्य तो उसी समय अस्तित्व में आ जाते हैं। केरल आता है, कर्नाटक आता है, मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है और राजस्थान आता है। बाद में 1966 में पंजाब और हरियाणा बनते हैं। इसी दौरान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनता है, लेकिन हम यहाँ राज्यों की बात कर रहे हैं। और सन 2000 में 1 नवंबर को ही बनता है छत्तीसगढ़। तो इस तरह से टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिनका स्थापना दिवस, इनकी स्थापना, इनका वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर को अस्तित्व में। आज की क्लास में इतना ही। संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।